नाउ नेक्स्ट हेडिंग है हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो हमने एसिड कवर कर लिया, बेस कवर कर लिया। नाउ वी विल स्टडी द यूनिवर्सल इंडिकेटर। बेसिकली ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमें क्लियर आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन का कितना बेसिक नेचर है, कितना एसिडिक नेचर है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या बहुत ज़्यादा वीक है या बीच में आता है। ठीक है, तो हमें एक क्लियर डिस्टिंक्शन पता चल पाता है जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज़ करते हैं कि पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई चीज़ जो रखी हुई है वो कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है या कितनी न्यूट्रल है। ठीक है, तो देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। ये आपका मिक्सचर होता है इंडिकेटर्स का। तो देखो कैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं, आपने इसमें कई सारे मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स को मिक्स किया। जैसे कि आपको पता होगा टर्मेरिक था, हाइड्रेंजिया थे, इतने सारे अलग अलग तरह के आपके नेचुरल इंडिकेटर्स थे। लिटमस पेपर आपने देखा है ना। सिमिलरली सिंथेटिक इंडिकेटर्स आपने देखे, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, ये सारे क्या है, इंडिकेटर्स हैं। तो मान लीजिए कि ऐसे ही कई तरह के आपके इंडिकेटर्स को मिक्स किया जाता है एंड देन उस पर हम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन एंड OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन देखते हैं कि जब हम हाइड्रोजन आयन डालते हैं तब कैसा कलर चेंज होता है एंड OH माइनस डालने पर कैसा कलर चेंज होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है जिसमें कई सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर फाइनली एक हम वेल मार्क सीरीज ऑब्टेन करते हैं, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि कौन से सोल्यूशन पे कौन सा कलर चेंज हो रहा है। अगर बहुत एसिडिक है तो रेड कलर आ रहा है, स्लाइटली एसिडिक है तो ब्लू कलर आ रहा है एंड अगर बेसिक है तो ग्रीन कलर आ रहा है, स्लाइटली बेसिक है तो लाइट ग्रीन आ रहा है। तो ये जो आपके डिफरेंट के चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर कह रहे हैं। तो देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स which shows a gradual, धीरे धीरे आपको कलर चेंज होते हुए दिखाई देगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा उसके हिसाब से कलर चेंज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ग्रेजुअल बट वेल मार्क्ड सीरीज ऑफ कलर चेंजेस ओवर अ वेरी वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। मान लीजिए अगर 100% हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, जैसे कि HCl जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जैसे HCl H2SO4, वो तो आपके 100% डिसोसिएट हो जाते हैं ना, तो उस पर जो कलर चेंज आएगा वो आएगा आपका रेड। जबकि आपका थोड़ा वीक एसिड होगा तो उस पर जो कलर होगा वो ऑरेंजिश आएगा या लाइट ऑरेंज आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कहिए कितना उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पीएच स्केल। नाउ व्हाट इज पीएच स्केल? तो देखो जो भी यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करके हमने डेटा ऑब्टेन किया था कि अगर उसका कलर जो है वो आपका ब्लू कलर आ रहा है, दैट मीन्स सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है। ग्रीन कलर आ रहा है, दैट मीन्स वो बेसिक है। ऑरेंज कलर, रेड कलर यानी कि एसिड है एंड उसमें भी हमने वेल मार्क कर दिया कि अगर आपका स्लाइटली एसिडिक होगा तो ऑरेंज आएगा एंड लाइट ऑरेंज आएगा एंड हाईली एसिडिक होगा तो रेड आएगा देन लाइट रेड आएगा, इस तरीके से। सिमिलरली आपका जो बेसिक होंगे वो ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, इस तरह से बदलते रहेंगे। ठीक है, तो इसको ही हमने एक पीएच पेपर पे उतार दिया। ठीक है, इनकी जो भी डेटा थी, जैसे कि 7 अगर पीएच है तो उस पर कलर जो होगा वो आपका ब्लू होगा, 8 पीएच पे लाइट येलो होगा, ठीक है, 9 पीएच पे डार्क येलो होगा। तो ये चीज़ हमने जो भी उस इंडिकेटर का डेटा था वो सारा हमने एक पीएच पेपर पे उतार दिया एंड उस पीएच पेपर को हम फाइनली यूज करते हैं एसिडिटी या बेसिसिटी को पता लगाने के लिए। ठीक है, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, जो कि मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तभी दिखाया था। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको उसमें दिखाए थे, तो आप उसको एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। जब मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पर पीएच स्केल आपको मैंने शो करी थी। ठीक है, तो देखो इट इज़ अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एसिडिक है, अगर हाइड्रोजन आयन है ही नहीं तो न्यूट्रल, एंड अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम है एंड OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स वो आपका क्या है, बेस है। देखो किसी भी सोल्यूशन में आपके H प्लस एंड OH माइनस आयन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, जिसमें आपका OH माइनस आयन की ज़्यादा अमाउंट हो एंड H प्लस का कम तो वो बेसिक, एंड जिसमें आपका H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा एंड OH माइनस का कम तो वो एसिडिक, एंड जिसमें दोनों एक बराबर है, ना OH माइनस ही ज़्यादा है ना H प्लस ही ज़्यादा है, एक लेवल पर है
ठीक है, देन दैट सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल। ठीक है, तो देखिए इट इज अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लोअर विल बी द pH। नाउ pH स्केल पे जितना ज्यादा कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का होगा उतना ही उसका pH लो होगा। जैसे कि HCl का pH क्या होता है, 1 होता है, H2SO4 का pH 1 होता है, दैट मीन्स दे आर हाईली एसिडिक। एंड जिसका जितना pH आगे बढ़ता जाएगा 11, 12, 13, 14 तो वो बेसिक होता जाएगा, एंड अगर न्यूट्रल है तो 7 पर आएगा। ठीक, नेक्स्ट बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयन। देखो अभी बताया था ना कि ऐसा नहीं होता है कि बेसिक सोल्यूशन में H प्लस आयन्स नहीं होते हैं, उनमें भी H प्लस आयन्स होते हैं, लेकिन OH माइनस आयन्स का अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयन बट स्टिल दे आर बेस because OH minus ion is more than the H plus, therefore pH of base is more than 7। इसीलिए इनका pH जो है हमेशा 7 से ज़्यादा आता है, क्योंकि pH स्केल तो हमेशा हाइड्रोजन का ही कंसंट्रेशन देखती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अमाउंट कम है तो उसका कलर भी उन्होंने उस हिसाब से रख दिया है कि येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, इस तरह से। ठीक है, एंड उसका pH भी 7 से 8, 9, 10, 11, 12, एंड जिसका जितना ज़्यादा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन उसको सबसे पहली पोजीशन दे दी गई है, नंबर 1 अगर 100% हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट हो जा रहा है। ठीक है, नंबर 2 है अगर उसका 90% हो रहा है, नंबर 3 यानी कि वो 70% हो रहा है। इस तरह से जो भी क्राइटेरिया सेट होता है तो उसके बेसिस पे हम pH स्केल को मेजर करते हैं। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ pH इन डेली लाइफ। तो जो पिछली स्लाइड में हमने pH स्केल पढ़ी थी, अब हम उसके ही एप्लीकेशन को देखेंगे डेली एक्टिविटीज़ में, या कह सकते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्या एप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहले तो आपकी खुद की बॉडी में pH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपकी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रही होती हैं वो एक स्पेसिफिक pH पे होती है। जैसे कि आपके माउथ में जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसका pH 7 होता है, दैट इज न्यूट्रल pH होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम स्टमक पे बात करें तो वहाँ का pH जो होता है वो हाईली एसिडिक, दैट इज 1.0 to 1.5 की रेंज में होता है। क्यों? क्योंकि आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है? आपने ये अपने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ा ही होगा। HCl की मदद से ही एसिडिक मीडियम क्रिएट हो पाता है स्टमक में, जिसमें जो एंजाइम है पेप्सिन वो एक्ट कर पाता है। देखिए आपकी बॉडी में बहुत सारे के एंजाइम्स बनते हैं एंड हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक pH होता है। तो जो स्टमक में एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम होता है पेप्सिन, तो उसको एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। तो उस एसिडिक मीडियम को फैसिलिटेट कराने के लिए हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो स्टमक है उसका जो pH होता है वो 1 से लेकर 1.5 की रेंज में होता है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो उस रीजन में जो pH होता है वो एल्कलाइन pH होता है। एल्कलाइन मतलब बेस। ठीक है, तो बेसिक pH होता है वहाँ पर। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के जो एंजाइम्स है वो एसिडिक pH में वर्क नहीं कर सकते। दे नीड एन एल्कलाइन मीडियम टू वर्क, दे रिक्वायर एन एल्कलाइन pH। इसीलिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो pH होता है वो अराउंड 8 से 9 में वेरी करता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके खुद की बॉडी में pH की रेंज। अगर हम इसको ही डेली लाइफ में देखें तो सॉइल में आप देख सकते हो जो प्लांट्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक pH में ग्रो करते हैं। बहुत एसिडिक या बहुत बेसिक अगर सॉइल होगा तो उसमें प्लांट ग्रो नहीं करेगा। सिमिलरली आपके और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं pH के डेली लाइफ में, जिसको हम इस स्लाइड में कवर करेंगे। तो देखो, प्लांट्स ग्रो इन सॉइल हैविंग स्पेसिफिक pH। तो प्लांट्स जो होते हैं दे रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH। उनको ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक अगर pH मिलेगा तो उस पर दे कांट ग्रो। ठीक है, तो जो आपका स्पेसिफिक pH होता है जिस पे प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, इट इज बेसिकली 6.0 to 7.0। न्यूट्रल स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक से लेकर न्यूट्रल तक का pH जो होता है वो प्लांट के लिए बेस्ट pH होता है अच्छी ग्रोथ के लिए। ठीक है,
इससे कम रहेगा एंड इससे ज़्यादा रहेगा, यानी कि हाईली एसिडिक हो जाएगा या हाईली बेसिक हो जाएगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, pH ऑफ स्टमक इज 2.0 ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ HCl। तो आपके स्टमक में मैंने अभी बताया था कि जो pH होता है वो 1 से लेकर 1.5 एंड 2 तक जा सकता है। ठीक है, बेसिकली जो एवरेज होता है वो 1.5 होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? बिकॉज आपके स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है एंड HCl क्यों प्रोड्यूस होता है? बिकॉज जो एंजाइम स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं दे रिक्वायर एन एसिडिक मीडियम, तो उनको जो केमिकल रिएक्शन करनी है उसके लिए जो मीडियम चाहिए वो एसिडिक मीडियम चाहिए, इसीलिए आपके स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ इंडाइजेशन एसिडिटी इंक्रीजेस। तो जब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जब आपका खाना जो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलीफ पाने के लिए यू कैन टेक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेकिंग सोडा, ये दोनों ही चीज़ आप ले सकते हैं एंड आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही वीक बेसिस होते हैं एंड ये जब आपके स्टमक में जाएंगे तो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड बेकिंग सोडा विच न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड एंड गिव रिलीफ टू पेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एंटी एसिड्स लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। एंड मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? MgOH2। जितना इनका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है उतना ही इनका केमिकल नेम भी इंपॉर्टेंट है। आपसे बोल दिया जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम बताइए, या फिर आपसे बोल दिया जाएगा बेकिंग सोडा का केमिकल नेम बताइए, तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए टिप्स पर। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डजंट टेक प्लेस इन स्टमक ड्यू टू एसिडिक pH। आपने अपने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, जो कि बायोलॉजी में होगा, उसमें पढ़ा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि माउथ का pH कैसा होता है आपका? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा। देन आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है, क्योंकि स्टमक में एसिडिक pH होता है। ठीक है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट वहां पर डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, जो एंजाइम होता है वो वहां पर इनएक्टिव हो जाता है। केवल प्रोटीन जो होता है वहां पर उसका ही पार्शियली डाइजेशन होता है। फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो फिर से जो pH होता है वो आपका एल्केलाइन हो जाता है, यानी कि स्लाइटली बेसिक। तो फिर से वो जो आपका कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम था वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड उसको डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये pH जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी खुद की बॉडी में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को जो एंजाइम डाइजेस्ट करता है उसको एल्कलाइन pH चाहिए रहता है, यानी कि सैलिवरी अमाइलेज, जो कि आपने पढ़ा होगा जब आप बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़े होंगे, कि जो सैलिवरी अमाइलेज होता है उसको एल्कलाइन pH चाहिए रहता है, तभी वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्टार्ट कर सकता है। सिमिलरली जो पेप्सिन एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बना है, उसको एसिडिक pH चाहिए रहता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि pH का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है डिफरेंट एंजाइम्स की वर्किंग में। ठीक है, तो देखो, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डजंट टेक प्लेस इन स्टमक ड्यू टू एसिडिक pH, क्योंकि स्टमक में एसिडिक pH होता है, जिसकी वजह से जो सैलिवरी अमाइलेज जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है, जब वो फूड के साथ आपके स्टमक में गया होगा वहाँ पे इनएक्टिव हो गया होगा, क्योंकि वहाँ का pH कैसा हो गया है? एसिडिक हो गया है एंड वो एसिडिक pH में वर्क नहीं करता। ठीक है, तो due to acidic pH in which salivary amylase becomes inactive, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? salivary amylase, तो वो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एसिडिक pH। ठीक है, एंड ये फिर से एक्टिव हो जाएगा जैसे ही वो इंटेस्टाइन में मूव करे, क्योंकि इंटेस्टाइन का pH कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर pH इज बेसिक, बताया था ना, बेसिक pH होता है, इसका pH 8 से 9 तक वेरी करता है। ठीक, तो देखो, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स एंड स्वीट्स आर मोस्ट हार्मफुल फॉर हेल्थ एज वेल एज टूथ। ये चीज़ें जो कि हमें तो बहुत पसंद है, कोल्ड ड्रिंक तो हर किसी को पसंद आता है, फिर चॉकलेट्स किसको नहीं पसंद होगी? हम सभी को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं, एंड देन स्वीट्स, मिठाइयाँ। ठीक है, ये सब हमें तो बहुत पसंद है, लेकिन ये हमारी हेल्थ और स्पेशली हमारे टीथ के लिए बहुत ही हार्मफुल है।
अच्छा, अब रीज़न क्या है इसका, क्योंकि जिस तरह से आपको चॉकलेट्स, स्वीट्स और कोल्ड ड्रिंक पसंद है, जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी ये चीज़ें बहुत पसंद है। हम अकेले नहीं हैं जिनको ये तीनों चीज़ें पसंद आती हैं। जो आपके माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, दे ऑल्सो लाइक स्वीट्स, ठीक है। तो जब आप इसे खाते हो, आपके दांतों में जो चॉकलेट चिपक जाती है या फिर स्वीट्स उसमें चिपक जाते हैं, तो उस पर बैक्टीरिया फीड करने लगते हैं। एंड जब बैक्टीरिया उस पर फीड करते हैं तो एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। एंड आपको पता ही है कि एसिड हार्मफुल होता है। तो ये एसिड जो आपके टीथ में इनेमल प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर टीथ, जिसकी वजह से आपके टीथ जो इतनी हार्ड हैं वो इसीलिए बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो जो इनेमल होता है उस पर ये एसिड एक्ट करता है, धीरे धीरे उसको क्या करने लगता है, रिमूव करने लगता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में कैविटी फॉर्म हो जाती है। एंड इस कैविटी की वजह से जो टीथ में नर्व्स होती हैं, पहले तो उसको इनेमल ने कवर कर रखा था, बट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कैविटी, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया ने एसिड प्रोड्यूस किया एंड इस एसिड ने उस कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके उसको वीक कर दिया, ठीक है। एंड जिसकी वजह से कैविटी फॉर्म हो गई, ठीक है। तो इनेमल की जो लेयर थी वो तो गायब हो गई। तो अब जो आपके टीथ में नर्व्स प्रेजेंट हैं वो एक्सपोज हो गई। एंड जैसे ही आप पानी या कोई भी चीज़ उसमें जाएगी नर्व्स के अंदर, तो इट विल लीड टू वेरी सीवियर पेन, बहुत पेन होता है उसमें। टूथेक जो होता है इट इज़ वेरी पेनफुल, दांतों का दर्द बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। कैविटीज़ कभी भी आपको होनी ही नहीं चाहिए, एंड अगर आपको हो गई है तो तुरंत से तुरंत आप उसको ठीक करवाइए, बहुत पेनफुल होता है। पूरे आपके जो ये चीक वाले रीजन्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, आप कुछ खा नहीं पाएंगे ठीक से, तो इट इज़ वेरी पेनफुल। तो अब आते हैं इसका फिर सल्यूशन क्या है, कैसे इसको इग्नोर करें। तो हमेशा आपको अवॉइड करना चाहिए स्वीट्स को, ठीक है। एंड अगर आप स्वीट्स खा भी रहे हो तो ब्रश करिए, ठीक है। खाना खाने के बाद, मीठा स्पेशली मीठा खाने के बाद ब्रश करना ज़रूर चाहिए, ताकि जो भी आपके टीथ में ये जो भी चीज़ें स्टिक हो गई हैं वो रिमूव हो जाए, क्योंकि अगर वो आपके टीथ पर रहेगी तो बैक्टीरिया उस पर फीड करेंगे एंड उस पर एसिड रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से स्लोली एंड इवेंचुअली आपके दांतों में कैविटीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी, दैट विल लीड टू स्वीट टूथ डीके। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स एंड स्वीट्स आर मोस्ट हार्मफुल फॉर हेल्थ as well as tooth. They produce acid in mouth which are responsible for tooth decay. तो जो आप स्वीट्स खाते हो when they get stick in your mouth, जब वो चिपक जाता है दांतों में, तो उस पर बैक्टीरिया फीड करते हैं एंड फीड करते ही उससे एसिड प्रोड्यूस होता है एंड ये एसिड टूथ डीके स्टार्ट कर देता है। डीके मतलब सड़ना, यानी कि आपके दांत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट टूथ even gets dissolved in the cold drink if kept for a long time, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो उसमें एसिड मिला हुआ होता है। तो अगर आप अपने दांतों को उसमें काफ़ी लंबे टाइम के लिए रख दोगे तो आपके दांत गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एसिड होता है, वो आपके दांतों को पिघला देगा, ठीक है। आपके दांत जो है वो किससे बने हुए हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए हैं। एंड आपने पढ़ा ये रिएक्शन कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, पढ़ा था ना। तो यहाँ पर आप सोचो आपके जो टीथ है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं एंड एसिड, कोल्ड ड्रिंक में एसिड होता है, तो अगर वो जो एसिड है वो आपके दांतों में काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाएगा तो आपके दांतों को वो डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए कोल्ड ड्रिंक बहुत ही कम पीना चाहिए एंड अवॉइड करना चाहिए, इट इज़ वेरी हार्मफुल, ठीक। तो देखो यही लिखा भी हुआ है, देयरफॉर वी मस्ट अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट्स एंड शुड ब्रश आवर टीथ आफ्टर एवरी मील। हर मील के बाद हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए सो एज टू प्रिवेंट टूथ डीके, ठीक है। तो दांतों को अगर सड़ने से बचाना है तो आपको 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, मीठा इग्नोर करना चाहिए एंड कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत हार्मफुल है वो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अनदर एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन डेली लाइफ देखिए, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स।
थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो ये आपका एक दूसरा एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं तो इसको मैंने एक सेपरेट करके ही बना दिया है। तो देखिए अब आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स में किस तरह से वो सेल्फ डिफेंस में एसिड एंड बेस प्रोड्यूस करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 देखो, मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड्स एंड बेसिस इनटू देयर स्किन। तो कई सारे एनिमल्स एंड कई सारे प्लांट अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने बचाव के लिए कुछ चीज़ें इंजेक्ट करते हैं एज सून एज उन पे कोई अटैक कर रहा होता है। ठीक है, जैसे ही उनको लगता है कि उन पे कोई अटैक कर रहा है या उनको किसी भी तरह का खतरा है, तो वो ये स्टिंग या कुछ भी हो, टेंटिकल्स, उसको उनकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं एंड उस टेंटिकल से निकलता है एसिड विच विल कॉज इरिटेशन, पेन एंड इवन स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो है वो तो आपका हनी बी का स्टिंग है। ठीक है, जब मधुमक्खी के छत्ते पे आप जाते हो हनी चुराने के लिए, तो जो हनी बी होती है वो आपको स्टिंग कर देती है ना, एंड जिसकी वजह से वो उस रीजन में आपकी स्वेलिंग भी हो जाती है, पेन भी होता है। तो वो जो पेन आपको फील होता है वो क्यों होता है? बिकॉज हनी बी के स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड, जिसको हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। एंड ये जो फॉर्मिक एसिड होता है जब आपकी बॉडी में जाता है तो इट कॉजेस इरिटेशन, पेन एंड स्वेलिंग। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपको वो स्टिंग कर सकती है। ठीक है, देन इसके अलावा आंट, ठीक है, आंट की जो स्टिंग होती है, अगर आपने लाल चींटी को देखा हो, ठीक है, एक होती है ब्लैक वाली, एक होती है रेड वाली, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है वो होती है रेड वाली। अगर उसका आपको स्टिंग लग जाता है तो दैट इज़ वेरी पेनफुल, है ना, एंड वहाँ पर भी स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन होती है, इचिंग होती है। तो वो भी क्यों होता है? बिकॉज दे ऑल्सो रिलीजेस फॉर्मिक एसिड। अच्छा, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला देख लीजिए, HCOOH, मे बी ये आ जाए, इसीलिए आप नोट कर लीजिएगा कि हनी बी के स्टिंग में या आंट बी के स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, तो आंसर इज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चाहे फॉर्मिक बोलिए चाहे मिथेनोइक बोलिए, दोनों ही सेम बात हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड, एंड इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो नंबर 1, when a honeybee sting a person, it injects an acidic liquid into the sting in order to relieve the pain. Apply baking soda over that area. Now ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब आपकी बॉडी में उसका स्टिंग गया तो क्या रिलीज हुआ? एसिड। एंड एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? बेस के साथ रिएक्शन करवाकर, है ना। तो जिस भी एरिया में आपको स्टिंग लगा है उस पर आप या तो बेकिंग पाउडर अप्लाई करिए, ठीक है, या घर में अगर आपके चूना वगैरह है तो उसको अप्लाई करिए, ठीक है, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ठीक, तो ये करने से आपको पेन जो होगा वो कम फील होगा। ऐसा तो होता नहीं कि एकदम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो आपके बॉडी के अंदर चला गया है, बट स्टिल आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली स्टिंग ऑफ एन एंट एंड हेयर ऑफ नेटल लीव्स। ठीक है, तो नेटल इज अ प्लांट। अभी आपने जो 2 एग्जाम्पल देखे दैट इज एनिमल, एंड यहाँ पर नेटल लीव्स के हेयर जो होते हैं वो भी, एंड स्टिंग ऑफ एंट, इन दोनों का ही अगर आपकी बॉडी में टच हो जाता है तो दे रिलीज मिथेनोइक एसिड। सिमिलरली ये भी सेम चीज़ है, ठीक है, मिथेनोइक एसिड विच कॉजेज बर्निंग। ठीक है, काफ़ी वहाँ पे जलन होती है, इचिंग होती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगेन अप्लाई बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बार बार मैं बता रही हूँ, NaHCO3, ताकि ये चीज़ आपको रट जाए। ठीक है, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। वॉशिंग सोडा का क्या होता है? Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक, नेक्स्ट, व्हेन अ वास्प स्टिंग, ठीक है, वास्प आपने देखा ही होगा, तो ये जब वास्प आपके बॉडी में स्टिंग लगाते हैं तो दे रिलीज एन एल्कलाइन लिक्विड। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमने एग्जांपल देखे वहां पर आपको एसिड रिलीज होते हुए दिखाई दे रहा था। हनी बी जब अपना स्टिंग लगाती है तो एसिड रिलीज करती है, आंट जब स्टिंग लगाती है तो एसिड रिलीज करती है। ठीक है, सिमिलरली नेटल लीव्स की जो हेयर होते हैं दे ऑल्सो रिलीजेस एसिड,
बट ये जो वास्प का एग्जाम्पल है, इट इज़ द ओनली एग्जाम्पल जहाँ पर बेसिकली वो एसिड ना रिलीज करके बेस रिलीज कर रहा है, एंड वो काफ़ी इचिंग, इरिटेशन एंड पेन प्रोड्यूस करेगी। तो जब आपका वास्प स्टिंग करता है तो दे रिलीज एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब क्या है? बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल हो, ठीक है। तो एल्केलाइन लिक्विड, हेंस रबिंग विद अ माइल्ड एसिड। तो उस केस में क्योंकि यहाँ पर बेस रिलीज हुआ है तो अब आपको उसको इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एसिड यूज करना होगा। तो आप उस पर माइल्ड विनेगर लगा दीजिए एंड उसकी वजह से क्या होगा? पेन से आपको काफी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर एनिमल एंड प्लांट सेल्फ डिफेंस में कुछ एसिड या बेस रिलीज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट देखो नेचर ऑफ सॉइल फॉर क्रॉप्स। तो ये अनदर एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन डेली लाइफ है जहां पर सॉइल का नेचर जो होता है उस पर क्रॉप्स डिपेंड करती है। अगर एसिडिक सॉइल है तब कैसी बनेगी क्रॉप्स ग्रो होंगी, बेसिक सॉइल्स पे कैसी क्रॉप ग्रो होंगी, एंड न्यूट्रल सॉइल पर कैसी क्रॉप्स ग्रो होंगी। तो देखो यूजुअली न्यूट्रल सॉइल इज बेस्ट फॉर द क्रॉप्स। तो जनरली अगर हम देखें तो न्यूट्रल सॉइल ही बेस्ट होती है क्रॉप्स के लिए, या स्लाइटली एसिडिक हो 6 की रेंज में, या स्लाइटली बेसिक। तो देखो 6 से लेकर 7 एंड 7 से लेकर 8 इस रेंज में अगर सॉइल है तो वो ग्रो कर जाएगा प्लांट। लेकिन अगर सॉइल का पीएच 1, 2, 3 है या फिर 13, 14, 12, ठीक है 12, 13, 14 है तो वहां पर प्लांट ग्रो नहीं हो सकता, यानी कि हाईली एसिडिक या हाईली बेसिक कंडीशन होगी तो क्रॉप ग्रो नहीं करेगी। तो उस केस में क्या किया जाता है अब हम वही देखेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है अगर सॉइल एसिडिक है तो क्या करें, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में एक छोटा सा गार्डन है एंड आपको वहां पर कई सारे फूल लगाने हैं। तो आपने फूल तो लगाए लेकिन ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो अगले दिन आपने अपनी सॉइल का पीएच चेक करवाया, उसमें पता चला कि आपका सॉइल जो है वो बहुत ही एसिडिक है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हुए, ठीक है, या फिर आपका साइंस से दूर तक लेना देना नहीं है, तो आप क्या करोगे? वहाँ पर अपनी खेती करना छोड़ दोगे, उसको ऐसे ही रखोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो एंड आपने अगर एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ा है तो आप तुरंत से अपना दिमाग लगाओगे एंड वहाँ पर क्या करेंगे? आप एक्सेस एसिड है तो वहाँ पर आप बेस का छिड़काव करोगे सो दैट जो एक्सेस एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, है ना। तो दिमाग लगाकर आप अपनी सॉइल को ठीक कर सकते हो। तो देखो यही चीज़ फार्मर्स भी करते हैं। अगर उनकी जो मिट्टी है वो काफ़ी एसिडिक होती है तो फार्मर्स जो होते हैं अपनी सॉइल को ट्रीट करते हैं विद क्विक लाइम। नाउ क्विक लाइम या स्लेक लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये सारे ही वीक बेसिस होते हैं, ठीक है, ये सारे ही क्या है? बेसिस है। तो ये जब आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं अगर उनकी मिट्टी काफ़ी एसिडिक है तो उसको वो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट से ट्रीट करते हैं, ठीक है, सो दैट एक्सेस एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। नाउ इसके नाम भी याद रखिएगा। वैसे तो ये चैप्टर 1 में काफ़ी डिस्कशन हो गया है, फिर भी दोबारा से देख लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है, स्लेक लाइम आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, एंड कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, चॉक भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। लेकिन जो खेतों में यूज होता है वो बेसिकली चॉक पाउडर है, ठीक है, लाइमस्टोन नहीं। लाइमस्टोन तो पत्थर हो जाएगा, ठीक है, पत्थर नहीं डालते हैं खेतों में, चॉक डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एसिडिक सॉइल इज मोस्टली हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, एल्कलाइन सॉइल इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर प्लांट्स। तो देखो अगर हम एसिडिक एंड एल्कलाइन की बात करें तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो होता है वो एसिडिक होता है, उस पर तो प्लांट्स बिल्कुल ग्रो करने ही नहीं है, ठीक है। एल्कलाइन सोल्यूशन भी जो होता है वो सूटेबल नहीं होता है प्लांट के लिए, लेकिन उसमें जो आपका इफेक्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि एसिडिक है। तो अगर मिट्टी आपकी बेसिक है तो चल जाएगा, लेकिन एसिडिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर बताई है। बट बेस्ट यही रहेगा कि आप वही मिट्टी को चुने, उसी सॉइल को चुने जो कि न्यूट्रल है या फिर स्लाइटली बेसिक या स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है। 6 से 8 का पीएच होना चाहिए अगर आपको अच्छी फसल
ग्रो करानी है। तो क्योंकि आपका अब पीएच वाला टॉपिक कवर हो गया है, तो अब हम उसका एक क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे सो दैट आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होता है जब पीएच स्केल या यूनिवर्सल इंडिकेटर से क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, पहला तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन ही पूछी जाती है, देन आपके इस तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो देखो किस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सी, आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। तो देखो क्वेश्चन लिखा है 5 सॉल्यूशन A B C D E, ओके, showed pH as number 1 4, next number 2 7, next है 1 11 and 9। तो अब हम यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन से pH आपको मेंशन है, 4, फिर 7, फिर 1, फिर 11 एंड 9, ये आपको pH दे रखे हैं। एंड क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर, जब हमने इसको टेस्ट किया यूनिवर्सल इंडिकेटर से, तो अब आप बताइए कौन सा सोल्यूशन इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो बताइए pH स्केल में क्या पढ़ा था हमने, 1 से लेकर 14 तक की ग्रेडिंग होती है, जिसका नंबर 1 होगा वो हाईली एसिडिक, एंड जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा यानी कि एसिडिटी घटती जाएगी एंड फिर न्यूट्रल हो जाएगा, एंड न्यूट्रल के बाद भी अगर नंबर बढ़ रहा है दैट मीन्स बेसिक होता जा रहा है सोल्यूशन, एंड अगर वो लास्ट पर चला गया 14 पे आ गया है पीएच स्केल के, देन इट मीन्स कि वो आपका स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखा है 4, तो ये तो स्ट्रांगली एसिडिक होगा नहीं, क्योंकि हमने देखा है पीएच स्केल पे जिसका पीएच 1 होता है वही आपका स्ट्रांगली एसिडिक होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखो 7, हमें पता है पीएच स्केल में 7 का मतलब न्यूट्रल, तो ये भी नहीं। नेक्स्ट है 1, तो यस पीएच स्केल पर स्ट्रांगली एसिडिक उसी को माना जाता है जिसका पीएच 1 होता है, तो दिस कैन बी द आंसर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें कि स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा होगा, 1। अब 1 की ग्रेडिंग क्या है, A B C D E में कौन सा वाला है, C वाला है ना, तो C जो होगा, C सोल्यूशन वो क्या होगा, स्ट्रांगली एसिडिक होगा। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रल कौन सा है, तो अभी देखा हमने 7 मतलब B सोल्यूशन। ठीक है, तो B जो होगा वो आपका हो जाएगा न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्ट्रांगली एल्कलाइन कौन सा होगा, तो एल्कलाइन होने का मतलब ये है कि 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो 4 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 11 होगा, हाँ होगा, 9 होगा, हाँ होगा ना। 11 और 9 में कौन ज्यादा एल्कलाइन होगा बताइए, 9 होगा कि 11 होगा। आपको पता है कि जैसे जैसे आपका पीएच का नंबर बढ़ता जाता है यानी कि उसकी बेसिसिटी बढ़ती जाती है, तो जिसकी पीएच 9 है वो बेसिक तो है लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन जिसका पीएच 11 गया, 9 10 11 12 13 14, तो जो 11 नंबर पे उसकी बेसिसिटी 9 के कंपेयर में ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा एल्कलाइन होगा। तो यहाँ पर स्ट्रांगली एल्कलाइन हो जाएगा आपका 11 नंबर का, यानी कि A B C D। ठीक है, तो जो D आपका होगा इट इज स्ट्रांगली एल्कलाइन। ठीक है, अगर यहाँ पर 14 ऑप्शन होता यानी कि 14 भी होता किसी का पीएच, तो हम 11 ना करके 14 कर देते, बट क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 9 एंड 11 ही दिया है, तो 9 एंड 11 के कंपेयर में 11 की बेसिसिटी ज़्यादा है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रांगली एल्कलाइन। ठीक है, एल्कलाइन का मतलब तो आपको पता ही है, वो बेसिस जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीकली एसिडिक कौन सा होगा, तो वीकली एसिडिक आपका देखो नंबर 1 पे है 4, तो हाँ 4 हो सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ऑप्शन 7, तो ये तो न्यूट्रल, ये नहीं होगा। 1 ये तो स्ट्रांगली एसिडिक होता है, 11 ये तो बेसिक है, 9 ये भी बेसिक है, तो जो वीकली बेसिक होगा, सॉरी वीकली एसिडिक होगा वो क्या है, नंबर 4, जिसका पीएच 4 होगा वही वीकली एसिडिक होगा, दैट इज A, ये वाला सोल्यूशन। तो जो A होगा वो आपका वीकली बेसिक होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ऑल्सो अरेंज द पीएच इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन।
आपको पता ही है पीएच स्केल पर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही मेजर करते हैं। आपको ये भी पता है कि जो बेसिस होते हैं उसमें भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयंस के कंपेयर में जो हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, H+ कम होता है, ठीक है, जबकि एसिड में H+ ज़्यादा होता है, OH- कम होता है, ठीक है। तो अब हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, घटते हुए दिखाना है। तो देखो कौन कौन सा सोल्यूशन है, A, B, C, D एंड E, ठीक है। अब इसका pH देखो, A का pH है 4, B का pH है 7, C का pH है 1, D का pH है 11 एंड E का pH है 9। तो भाई साहब सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, स्ट्रांगली एसिड, तो वही सबसे ज़्यादा उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा, तभी वो इतना ज़्यादा एसिडिक है। तो नंबर 1 पे आएंगे आपके जिसका pH 1 है, यानी कि ये कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम पिंक से करते हैं, ओके। तो ये वाला जो है आपका ये हो जाएगा नंबर 1 की पोजीशन पे, ठीक है। तो C, फिर आते हैं C के बाद 4, ये आपका वीकली एसिडिक है, ठीक है। तो ये C के बाद A हो जाएगा, ठीक। तो C का सबसे ज़्यादा pH है, उसके बाद A का है, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद है 7, देखो 1, 4, 7, यानी कि इसके जो आयंस होंगे हाइड्रोजन आयंस वो न्यूट्रल हैं, जितना OH होगा उतना ही H+ होगा, ठीक है। तो फिर हो गया ये वाला यानी कि B, CAB। नेक्स्ट है हमारा D एंड E, यानी कि जिनका pH 11 एंड 9 है। तो देखो जिसका pH 9 होगा वो आपका वीकली एल्कलाइन होगा, ठीक है, वीकली एल्कलाइन, या आप इसको बेसिक भी कह सकते हो। और जो 11 होगा ये इससे ज़्यादा एल्कलाइन होगा, ठीक है। तो एल्कलाइन है यानी कि उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसा होगा, कम होगा, ठीक है, क्योंकि बेसिस में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं बट कम होते हैं। तो देखो जिसका pH 9 होगा यानी कि उसमें मान लीजिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 20% होगा, लेकिन जिसका 11 है तो उसमें 5% ही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो 9 के कंपेयर में ज़्यादा एल्कलाइन है। तो जो जितना एल्कलाइन होगा उसका उतना ही हाइड्रोजन आयन कम होगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होता तो वो कैसा होता है, एसिडिक होता, ठीक। तो 9 वाले जो होंगे यानी कि ये, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4th पोजीशन पे। एंड जो 11 होगा जो कि आपका स्ट्रांगली एल्कलाइन है वो आपका सबसे कम हाइड्रोजन आयन को कैरी करेगा। एंड इसमें सबसे ज़्यादा क्या होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे लेकिन हाइड्रोजन आयन कम होंगे, ठीक। तो डी वाला जो होगा वो सबसे लास्ट पोजीशन पे आएगा, नंबर कौन सी पोजीशन पे, 5th। एंड इसको आप ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा देना, क्योंकि लिखा हुआ ना अरेंज द pH इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जो सबसे नीचे होगा डी नंबर वाला उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे कम होगा। और जो सबसे टॉप पे यानी कि सी, यानी कि जिसका pH 1 है उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्म होंगे, तो इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ओके स्टूडेंट्स।